सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। श्रोताओं, देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। 19 अप्रैल से ये अलग अलग चरणों में संपन्न होंगे। प्रदेश में भी इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। राजनीतिक दल जहां प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो वहीं निर्वाचन आयोग का प्रयास स्वीप गतिविधियों के जरिए 100% मतदान का है। आज के अंक में हम भी लोकतंत्र के पर्व में हर एक वोट के महत्व पर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी और सारांश टाइम्स पत्रिका के संपादक पुष्पेंद्र मिश्रा जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। सतीश जी, पहला सवाल आपसे ही। चुनाव के द्वारा ही लोकतंत्र का निर्माण होता है, ऐसे में आप 100% मतदान के लक्ष्य को किस तरह देखते हैं? देखिए, मतदान और चुनाव पूरा लोकतंत्र का जो पूरा दारोमदार है या आधार है, वो ये है कि अधिकतम भागीदारी कितनी है। अधिकतम भागीदारी से ही हम ये कह सकते हैं कि नतीजे बहुत शुद्ध हैं। 100 मतदाताओं में से अगर 100 मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से उससे बेहतर कोई परिणाम लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। जितना मतदान का प्रतिशत कम होता है, उतना मैं कहता हूं कि ये बहुत अशुद्ध नतीजा है। जितना ज़्यादा मतदान होगा, उतना वो शुद्धता की तरफ हम जाएंगे। और लोकतंत्र की बुनियाद जो है वो बहुमत है। ज़्यादा लोग जिस पक्ष को चाहते हैं वो मताधिकार के जरिए अपनी बात कहते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए। और आकाशवाणी के माध्यम से मैं भी मध्य प्रदेश के और तमाम जो मतदाता हैं उनसे आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि अपना मतदान जरूर करें, मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि हम एक लोकतंत्र, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारत, उसकी गरिमा को और ऊंचाइयों तक हम ले जाएं और हमारे देश की प्रगति में हमारा योगदान सरकार चुनने में 100% रहे। जी, पुष्पेंद्र जी, मतदान प्रत्येक जो नागरिक है उसका अधिकार है, साथ ही ये कर्तव्य भी है। अगर कहा जाए कि मतदान के माध्यम से हम अपने देश के भविष्य को आकार देते हैं, तो गलत नहीं होगा। इसे आप किस तरह परिभाषित करते हैं? देखिए, मतदान ना सिर्फ देश के भविष्य को तय करता है, बल्कि मतदान खास तौर पे जो हमारा युवा वर्ग है उसे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो अपने देश को आने वाले समय में कैसा बनाना चाहता है, उसको मौका देता है ये 5 साल में एक बार। तो जो मतदान का प्रतिशत ऊंचा रहना चाहिए, या इस बार जो निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि हम 100% मतदान के करीब जाएं, तो उसका उद्देश्य ही ये है कि हमारा जो लोकतंत्र है उसकी जीवंतता बनी रहे, हमारा जो मतदान है वो निर्णायक हो, और हमारे जो जनप्रतिनिधि आए वो वास्तविक रूप से हमारे जनप्रतिनिधि हों। कम मतदान में जो हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं, वो कई बार ऐसा पाया गया है कि अगले चुनाव में सिर्फ इसलिए टिकट नहीं पाते कि उन्हें ये महसूस नहीं होता कि उनके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जितना अधिक मतदान होगा, उतना हमारे जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों के प्रति भी जागरूक होंगे। उन्हें यह महसूस होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं के सामने अपने को साबित करना है। तो लोकतंत्र भी जीवंत होगा, हमारा शासन प्रशासन भी बहुत अच्छा होगा आने वाले समय में, जिसका लगातार हम देख ही रहे हैं कि सुधार हो रहा है। और आज हमारा जो प्रशासन तंत्र है वो बहुत चुस्त दुरुस्त है, और इसीलिए हम इस चुनाव की प्रक्रिया से हर 5 साल में अपने देश को गुजारते हैं कि हमारी सरकारें पहले से बेहतर काम करें। जी, सतीश जी, एक सोच थी और एक कहा, कई लोग कहते भी हैं ऐसा कि हमारे एक वोट से क्या होता है। आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता का, और आपने एक वोट से सरकार गिरते हुए भी देखी है, अगर हम बहुत ऊंची बात करें, और 1-2 वोट से, कुछ कम वोटों के अंतर से चुनाव में हार जीत होते हुए भी देखी है। तो इसे मतलब अगर आप कहना चाहें, एक संदेश देना चाहें कि एक एक वोट क्यों अहम है? देखिए, इसको चूंकि मौसम भी अब बहुत गर्मी का है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जी, जल ही जीवन है। जो बहुत प्यासा व्यक्ति होता है और जब पानी नहीं मिलता है उसको एक बूंद भी, तो उस वक्त उसको ऐसा लगता है, गला जब सूख रहा होता है, कि एक बूंद पानी भी हमको अगर नसीब हो जाए। तो वैसे ही अगर हम कहें कि लोकतंत्र में एक एक वोट कीमती है। एक वोट से सरकार बन सकती है, एक वोट से सरकार
गिर सकती है। हमने इस देश में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को गिरते देखा है, एक वोट और से। इसके बाद पूरे फिर से उस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, चुनाव प्रक्रिया में देश को जाना पड़ा था। जी तो एक वोट की कीमत बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसके दो तरफा से बात भी इसमें की जा सकती है। जी अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, जी एक तरह से वो अपने आप को नकार रहा है। जी लोकतंत्र में उसको जो ताकत मिली हुई है मतदान करने की, वो ऐसा अगर वो कहता है कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसका अर्थ ये है कि वो स्वयं को नकार रहा है कि मेरे होने नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार पर इसको देखे, कोई एक व्यक्ति है जिसका परिवार है और उसके नहीं रहने से उस परिवार की क्या स्थिति होती है, वो परिवार एक तरह से बिखर जाता है। एक महत्वपूर्ण कड़ी है वो अपने परिवार की। उसी तरह से मतदान का हर मतदाता का वोट, हर एक वोट कीमती है और एक बराबर उसकी वैल्यू है, और लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हर व्यक्ति मतदान करे और सोच समझ के विचार कर मतदान करे, और देश के लिए नई सरकार जो काम करने वाली हो उसको तौल कर चुने। इसलिए मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। निश्चित ही फ़र्क पड़ता है, और हर व्यक्ति को आप अपने जागृत जीवंत होने का सबूत मतदान करके दे सकते हैं कि हम एक जीवित व्यक्ति हैं, विचारशील व्यक्ति हैं, इसलिए हम मतदान करते हैं। अगर मतदान आप नहीं करेंगे तो ये साबित करेंगे कि आप जीवंत व्यक्ति नहीं हैं, आप विचारवान व्यक्ति नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने को विचारवान व्यक्ति न मानता होगा। हर व्यक्ति विचारवान है, सोचता है, और ये एक अवसर है कि आप अपने को विचारवान सिद्ध भी करें। जी जी पुष्पेन जी, पहले से वक्त बहुत बदल गया है। जो निर्वाचन आयोग है उसने मतदाताओं की सहूलियत के लिए कई तरह के नवाचार किए हैं, जिसमें कि अगर हम कहें कि मॉडल पोलिंग बूथ है, पिंक पोलिंग बूथ है। किस तरह के रहते हैं ये पोलिंग बूथ, और किस तरह की सुविधाएं और सहूलियतें मतदाताओं को मुहैया कराई जाती हैं यहाँ पर? देखिए, हमारे मतदान की पूरी प्रक्रिया का जो संचालन है, जो नियंत्रण है, वो निर्वाचन आयोग करता है। और लगातार पिछले कई दशकों में निर्वाचन आयोग को आप देखेंगे कि वो अपनी व्यवस्थाओं को उत्तरोत्तर सुधारता जा रहा है और कई नई सुविधाएं दे रहा है, जिससे मतदाता को सुविधा हो और मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ाने में मदद मिले। तो इसी क्रम में उसने पिंक बूथ का भी किया, मॉडल बूथ भी बनाए। ये जो बूथ हैं, इनमें विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं वो करता है। जैसे महिलाओं के लिए जो अलग से बूथ बनाए जाते हैं, उसमें महिलाओं के लिए खास तौर पे बैठने की व्यवस्था की जाती है, उनकी साज सज्जा गुब्बारों से, पर्दों से की जाती है, रेड कारपेट बिछाया जाता है। उनके बच्चों के जब वो मतदान के दौरान आती हैं तो कई बार कुछ समय भी लग जाता है, कुछ मिनट लगते हैं, तो उनके बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, कुछ स्पेस प्रोवाइड करता है निर्वाचन आयोग, सिर्फ इसलिए कि उनको इस मतदान के प्रति प्रोत्साहित कर सके। और उनको उत्सव, अगर हम चुनाव को उत्सव कह रहे हैं तो उत्सव जैसा लगना भी चाहिए, और चूंकि खुद निर्वाचन आयोग ने इस बार कहा है कि चुनाव एक पर्व है, तो जब हम मतदान केंद्र पर जाएं तो हमें ऐसा लगे कि हम लोकतंत्र के इस पर्व में आज सहभागी होने आए हैं। और अकेला मतदाता नहीं, मतदाता के साथ जो बच्चे हैं, मतदाता के साथ जो उसके माता पिता यानी बुजुर्ग मतदाता आए हैं, सभी को एक उत्सवी माहौल महसूस हो। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही। बल्कि इस बार तो और भी प्रशंसनीय कार्य है कि इस बार जब मैं गया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने बताया कि हमने कई मतदान केंद्रों के बीच डॉक्टरों की भी व्यवस्था कर रखी है। मतदान केंद्र पर गर्मियों में ये मतदान होगा तो ORS की भी व्यवस्था कर रखी है। ठंडा पानी तो हर बार रहता है हर मतदान केंद्र में, लेकिन अगर किसी को महसूस होगा गर्मी से तो ORS की व्यवस्थाएं हैं। खासतौर पर टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि छाए में रहें। ये भी विशेष व्यवस्था की जा रही है कि जो बच्चों वाली महिला मतदाता आएंगी उनको हम लाइन से हटके मतदान करा देंगे। जो बुजुर्ग मतदाता आएंगे उनके लिए भी ये अलग से मतदान की व्यवस्था है। बुजुर्गों का मतदान 80 वर्ष से जो ज्यादा वाले हैं उनका शुरू हो गया, और इस बार पत्रकारों के लिए भी जो निर्वाचन आयोग ने उसको पहले से वोटिंग का, ये एक बहुत सराहनीय पहल है। पत्रकार भी क्या है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, और हमारा उत्तरदायित्व तो किसी भी तरीके से किसी शासकीय अधिकारी से कम नहीं होता। लेकिन होता ऐसा था कि हम अपने काम में व्यस्त रहते थे
और कई बार ऐसा पाया गया कि हमारे कुछ साथी मतदान नहीं करना पाते थे। जी। हमारा योगदान उस पर्व में नहीं रहता था जिसमें भाग लेने के लिए हम सबको प्रोत्साहित करते थे। जी जी सौभाग्य की बात है और अच्छी पहल है कि निर्वाचन आयोग ने इसको महसूस किया, हमें ये विशेष अधिकार दिया और हम भी अब इस पर्व में अपनी सहभागिता 100% सुनिश्चित कर पाएंगे। तो वो जो आप कह रहे थे 100% मतदान का लक्ष्य, वो 99.9% इसलिए नहीं रह पाएगा कि हम जैसा कोई पत्रकार छूट गया। जी हम अपनी पूर्णाहुति 100% देंगे। जी बिल्कुल, प्रयास यही है। सतीश जी, भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 2019 के चुनाव में भी और उससे पहले भी 2014 के चुनाव में भी विदेशी मीडिया बहुत आया था भारत और कवर करने के लिए। बड़े बड़े जो मीडिया संस्थान हैं वहाँ से पत्रकार जो हैं भारत आए थे और देखने के लिए कि आखिर कैसे इतनी पारदर्शिता से, निष्पक्षता से ये संपन्न करा लेते हैं इतना बड़ा चुनाव। देखिए, भारत इस वक्त दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश भी है जी। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे आबादी वाला देश भी है। जी हमसे पहले चीन की आबादी सर्वाधिक होती थी, लेकिन चीन में चूंकि लोकतंत्र है ही नहीं, जी वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और एक तरह से वहाँ लोकतंत्र है ही नहीं। तो इस अर्थ में लोकतंत्र के लिहाज से भी हम सबसे बड़े देश हैं। और न केवल अभी, बल्कि जब से हमारे यहाँ पहला चुनाव शुरू हुआ 1951 से, अब अगर आप देखेंगे तो लगातार हमारे यहाँ जनता की भागीदारी बहुत ज़बरदस्त उसमें रही है। जी। व्यवस्थाओं की कमी पहले हो सकता है कि हो, लेकिन हमारे देश का जो डीएनए है, हमारे देश की जो पहचान, मूल पहचान है, लोकतंत्र हमारे यहाँ की आबो हवा में है, सोच विचार में है। अगर आप पंचायती राज की बात करें, ग्राम पंचायत स्तर पर जो पंच परमेश्वर की अवधारणा हमारे यहाँ रही है, मतलब बहुमत का फैसला, लोग उसकी बात को ईश्वर की तरह उसको मानते रहे हैं। और उसी तरह से लोकतंत्र जब हमारे यहाँ आया तो लोकतंत्र हमारे यहाँ स्थापित होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वो पहले से ही हमारे एक प्राणवायु की तरह इस देश में उपस्थित था। व्यवस्थाओं की निश्चित रूप से कमी थी, देश आज़ाद हुआ था, बहुत विपन्नता की स्थिति थी, अंग्रेज हमको एक तरह से बहुत लूट के एक तरह से वो विभाजन करके वो यहाँ गए थे। लेकिन धीरे धीरे अब 2014 की आपने बात की, 2019 की आपने बात की, तो मतदान केंद्रों पर मतदाता सूचियों की बात है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारे आगे एक वक्त था जब ठप्पे लगते थे और कई दिन गिनती होती थी। और एक बहुत बड़ा दुखद एक पहलू था कि जगह जगह उसको लेके हिंसा होती थी। बिल्कुल जिसको बूथ कैप्चरिंग एक शब्द क्रिएट हो गया था, मतदाता का मत को लूट लिया जाता था, कोई दूसरा उसकी जगह वोट डाल देता था, मत पेटियां लोग लेके चले जाते थे। ईवीएम जब से आया है ये चीज़ लगभग खत्म हो गई है और ज़्यादातर लोगों को अपना जो मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं उनको मतदान करने का अवसर मिलता है और बहुत कम उसमें समय लगता है। और एक तरह से सही है कि ये उत्सव का एक माहौल रहता है। आप मतदान केंद्रों पर जब हम जाते हैं तो एक बहुत अच्छा एक माहौल बन जाता है, लोग स्वाभाविक रूप से। और मध्य प्रदेश का मैं अभी उदाहरण दूं आपको, पिछले विधानसभा चुनाव का, पहली बार मैंने ये देखा कि सामान्य तौर पे ये होता कि महिलाएं दोपहर के बाद मतदान करती थी, सुबह से महिलाओं की लाइन लगी थी, क्योंकि सबको पता था कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मतदान में। अन्यथा ईवीएम से बहुत जल्दी वोट पहले ये होता था कि दोपहर में भोजन के बाद, घर का सारे कामकाज निपटाने के बाद महिलाएं मतदान करती थी। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि 2 मिनट में मतदान हो जाता है और पहचान बहुत आसान है। आपके पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं बहुत हैं, जो एपिक कार्ड है आपका वो सबके पास लगभग मौजूद है। तो बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं और पूरी दुनिया के लिए एक कौतूहल का विषय तो है। लगातार पूरी दुनिया के लोग आके यहाँ देखते हैं। और अगर खर्चे के लिहाज से भी हम देखें तो हमारे यहाँ का जो मतदान का जो चुनाव का पूरा जो खर्च है, पूरी दुनिया के रूप में तुलनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो हम बहुत कम खर्च में हमारे देश में इलेक्शन हो जाता है। बाकी देशों में देखेंगे तो बहुत महंगा है चुनाव, महंगा है चुनाव, खासकर पश्चिमी देशों की अगर हम बात करेंगे तो उनकी तुलना में हमारे यहाँ बहुत कम खर्च में बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ हम चुनाव हमारे देश में होता है और मतदाताओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। अब आप देखेंगे 88% तक कैसी, जो कि 55-60% से ऊपर नहीं जा पाता था, लोगों की उसमें उतनी रुचि नहीं होती थी। उसके कारण जो थे धीरे धीरे पहचाने गए और उनको दूर किया गया। मतदाता सूचियों की कमी दूर की गई, मतदान केंद्रों को बेहतर बनाया गया, लगातार रिव्यू जो होता रहता है, मतदाता सूची जो अपडेट होती रहती है कंटिन्यूस। और खासकर एक मतलब जिनका अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है वो भी अभी जुड़वा सकते हैं, ये तक सहूलियत बार जो अवसर मिल रहा है। और एक अच्छी बात मुझे ये लगी,
एक वक्त में जब हम यूथ होते थे, मतलब जी। 25 साल 30 साल पहले की अगर हम बात करें, जी तो लोगों में खासकर पढ़े लिखे वर्ग में एक अनिच्छा का एक भाव रहता था, एक आकर्षण नहीं था मतदान को, चुनाव को लेकर। जी। बातचीत डिस्कशन करते थे लोग, जी जी मतदान करने की वो इच्छा नहीं होती थी। जी। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो यूथ में मतदान के प्रति जागरूकता बहुत जबरदस्त आई है। जी। और इसमें खासकर जो गैजेट्स जो आ गए हैं, मोबाइल फोन्स आ गए हैं, सुविधाएं जो आ गई हैं, एप्स आ गए हैं, लोग मतदाता सूची में जरूरी नहीं है कि वो बीएलओ के पास जाएं, हाँ। या कहीं जाए, वो अपने मोबाइल पे अपना अपडेट करा सकते हैं, अपनी चीज जानकारियां भर सकते हैं। जी जी तो ये जो अवसर जो मिला है उसका, इसमें जो तकनीकी का जो योगदान है, और खासकर सरकार की जो प्रवृत्ति है, एक दो तरफा चीज़ें हैं। जैसे हमने देखा कि पैसे का जो खर्च है, यूपीआई से कम पढ़े लिखे ज़्यादा पढ़े लिखे हर व्यक्ति ऑनलाइन जो पेमेंट का सिस्टम है, यूपीआई वगैरह का जो उपयोग करता है, उसका असर मतदान का प्रतिशत बढ़ने में और मतदाता सूचियों के अपडेट होने में भी उसका योगदान हुआ, क्योंकि लोग यूज्ड टू हो गए हैं, वो उसके अभ्यस्त हो गए हैं मोबाइल फोन के, और उस पर बैंकिंग वगैरह करने के जो अभ्यस्त हुए हैं, उसका फायदा हमको मतदान करने में, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने में, नए मतदाता बनने में भी उसका बड़ा फायदा एक मिला। चूंकि एक एटमॉस्फेयर पूरे देश में इसके प्रति बन गया, एक जिसको कहते हैं एक झिझक नहीं है लोगों बिल्कुल, में। बिल्कुल। लोग खुल के उसका इस्तेमाल अब करते हैं, गैजेट्स का, यूपीआई वगैरह का, उसका फायदा मतदान वाली प्रक्रिया में भी हमको मिल रहा है। जी जी पुष्पेन जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। जैसा कि सतीश जी ने कहा कि मोबाइल फ्रेंडली हो गए हैं लोग, तो जो परिदृश्य बदल रहा है, जो प्रचार के तरीके हैं, चुनाव प्रचार के तरीके हैं, वो भी बदल गए हैं। इसका मतदाताओं और मतदान पर कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि अब मोबाइल लोग चला रहे हैं। जो पहले चुनावी शोर बोलते थे, एक हेडलाइन चलती थी कि चुनावी शोर थम गया, अब चुनावी शोर रहा ही नहीं, बहुत कम हो गया है। अब वैसे नारे भी सुनाई नहीं देते हैं। देखिए, ये जो आधुनिक तकनीकी आई है, खासतौर पे मोबाइल और सोशल मीडिया के दूसरे तरीके चुनाव प्रचार के लिए मिले हैं, इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि चुनाव प्रचार पे जो अनाप शनाप खर्च होता था, उसकी अब जरूरत भी महसूस नहीं होती। दूसरा, उम्मीदवारों को ये मौका मिला है कि वो अपनी बात सीधे मतदाता तक पहुंचा सकते हैं। मतदाता को भी ये सुविधा मिल रही है कि वो कई दृष्टिकोण से सभी उम्मीदवारों को देखता परखता है, उनके बारे में अधिकतम जानकारियां जुटाता है, और अपने अगले 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि को यथासंभव सर्वश्रेष्ठ तरीके से चुनाव करता है। और सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए निर्वाचन आयोग भी यह अवसर पा गया है कि वो अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रोत्साहित कर पाए। और ये जो 100% मतदान का लक्ष्य है, जो कई लोग कहते हैं कि असंभव लक्ष्य है, लेकिन ये भी एक दिन आप देखेंगे कि हमारे देश में बड़ी जल्दी, शायद अगले ही आम चुनाव के बाद, हम 90% मतदान को भी बहुत सामान्य रूप से लेने लगेंगे। अभी भी बहुत सारे हमारे मतदान केंद्र या 85% और उससे ज़्यादा वोट पड़ने लगे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत, जो तकनीकी है वो शुभ है, वरदान है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस तकनीकी के इस्तेमाल के कारण ही हमारा लोकतंत्र अधिक जीवंत भी होता जा रहा और जिम्मेदार भी होता जा रहा। और आने वाले 10 सालों में, और बल्कि 47 तक जो अमृतकाल हमने कहा है, उस तक जो भारत का निर्माण होगा वो कल्पनातीत होगा। और हम जो अगली पीढ़ी को भारत सौंपेंगे, वो वाकई में गर्व करेगी कि भारत विश्व शक्ति है। जी जी सतीश जी, राज्य निर्वाचन आयोग का जो फोकस है इस विधानसभा लोकसभा चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव को मार्क करते हुए रखा है कि जहां पर 75% से मतदान कम हुआ, जहां कम रहा वहां 75% तक लेकर जाना है। उसके लिए कई स्वीप गतिविधियां जो हैं, वो जागरूकता अभियान है, वो चलाए जा रहे हैं। किस तरह के अभियान है और इसका कितना असर जो मतदाता हैं उस पर पड़ता है? देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा पुराने अनुभवों से जो हम सीख रहे हैं जी। जिन मतदान केंद्रों पर कम मतदान का प्रतिशत हुआ है, तो एक तो लगातार उनकी समीक्षा की जा रही है कि वो आखिर कम प्रतिशत कैसे हुआ। और जो क्षेत्र के जो बीएलओ हैं या लोग हैं और मतदान के जो कर्मी हैं, वो लगातार लोगों के पास जाके वो इस बारे में बातचीत भी कर रहे हैं। एक तरह से हम कहें कि वो फीडबैक ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो कारण अगर दूर कर दिए जाएंगे तो उन क्षेत्रों में भी मतदान का प्रतिशत और आगे बढ़ जाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि देर सवेर हमारा देश अनिवार्य मतदान की तरफ जाएगा। ये जो स्वैच्छिक है मतदान नहीं करना,
की जो प्रवृत्ति है, जो जी। थोड़ी बहुत अभी बाकी है, जी। उसको भी मुझे लगता है कि उस दिशा में इस देश को जाना पड़ेगा कि मतदान अनिवार्य हो जाएगा, जी। मतदान अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। मेरी अपनी राय ये जी, है। मेरा एक प्रश्न ये भी था कि क्या वो समय आ गया है कि मतदान को जो अधिकार है लेकिन उसको अनिवार्य किया जाए? अब वही मुझे लगता है कि ये वो अवसर आ रहा है, और जो हमारे नीति निर्धारक जो हैं, हमारी जी। जो सरकार अभी चुनी जाने वाली है, जी। 2024 में जो संसद हमारी नई बनेगी, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई ना कोई इस तरह का विधेयक या इस तरह का प्रस्ताव निश्चित रूप से कोई ना कोई लेकर आएगा, और आने वाले दिनों में ये निश्चित रूप से अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। 100% मतदान जरूरी है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा वही निहित है। जी। उसमें 1% भी अगर कम होता है तो वो ठीक नहीं है। निश्चित रूप से अनिवार्य मतदान की तरफ देश को जाना ही पड़ेगा। पुष्पन जी, आपका क्या मत है? क्योंकि अनिवार्य मतदान जो है वो कितना ज़रूरी है, और क्या सही समय है कि अनिवार्य मतदान किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर अधिकार तो है लेकिन उसको अनिवार्य किया जाना चाहिए। देखिए, अधिकार है और उसका लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन हम एक चीज़ गौर करें कि हमें लोगों को बार बार याद दिलाना पड़ रहा है कि ये आपका अधिकार है, इसका प्रयोग करिए। जी। उत्तरदायित्व का हम स्मरण कराएं, जी। ये तो बात समझ में आती है, लेकिन अधिकारों का भी हमें बताना पड़े कि हमने आपको ये अधिकार दिया है, आप इसका लाभ उठाइए। तो इसीलिए ये जो स्थिति हम सोच रहे हैं कि अनिवार्य मतदान करें, हो सकता है कि अभी इसमें समय लगे, जी। बहुत सारी इसके बारे में व्यवस्थाएं बनाना पड़े। जी। जी। इसके जो डार्क साइड या और जो हाँ। पहलू है उन पे भी लोग अध्ययन करेंगे, आगे जी। चल के सरकार भी अध्ययन करेगी। जी। लेकिन उसका जो लक्ष्य हमने तय करा है, जिसको कहते हैं कि किसी काम को करना है तो उसका उच्चतम लक्ष्य आपको तय करना पड़ता है। तो उसका मकसद सिर्फ इतना है 100% मतदान का, कि भाई अनिवार्य कर देंगे तो 100% की गारंटी हो जाएगी। अब उससे जुड़े हुए अगर कोई कोने हैं, कोई बीमार हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो वो अंतिम क्षणों में कुछ ना कुछ तो होता है। मतदान के 2 दिन पहले भी ये संभव है। हम 142 करोड़ की आबादी के हैं, तो हमारे यहाँ 50 लाख मतदाता ऊपर नीचे हो जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आने वाले समय में हम देखेंगे, लेकिन ये स्थिति होना चाहिए कि हम अपने मतदान के प्रति जागरूक रहें और किसी भी हालत में मतदान करने से चूक ना जाएं, वंचित ना रहें, बल्कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी हम ले जाएं। देखिए, निर्वाचन आयोग तो बहुत सारी सुविधाएं देता है, लेकिन जैसा कहते हैं कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में अगर आप अपने पड़ोसी को साथ ले जाते हैं मतदान कराने, आप अपने परिवार के सदस्यों का मतदान सुनिश्चित करते हैं, तो आप राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं, लोकतंत्र में योगदान देते हैं। तो ये होना चाहिए कि हम मतदान के प्रति कम से कम अनिवार्य ना करें सरकार, तो हम अपने लिए अनिवार्य कर लें। क्योंकि ये अधिकार से ज़्यादा लोकतंत्र में जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है वो होती है उत्तरदायित्व। देश ने हमारे लिए क्या किया, ये पूछने से पहले हमें देश को बताना चाहिए कि हमने देश के लिए क्या किया। अधिकार तब मांग सकते हैं जब आपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया हो। तो इसीलिए सरकार भी जागरूक कर रही नागरिकों को, निर्वाचन आयोग भी जागरूक कर रहा है, हम जो समाचार पत्र मीडिया के हिस्से हैं, सोशल मीडिया वाला जो नया प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ये हम सब लोग मिलकर सामूहिक प्रयास कर रहे हैं हर छोर से कि हमारा लोकतंत्र जो है वो एकदम जिसको कहें कि खिले हुए फूल की तरह हो जाए, उसकी हर पंखुड़ी जीवंत रहे, हर मतदाता हमारा जो है इस पर्व में भाग ले, उत्साहित हो, आनंदित हो, और पूरे 5 साल उसको ये एहसास होता रहे कि हमने कितनी अच्छी सरकार चुनी, कितना अच्छा जनप्रतिनिधि चुना। इस देश में हर आदमी का योगदान है राष्ट्र निर्माण में, लेकिन उसकी शुरुआत मतदान से होती है, ये हमें याद रखना। बिल्कुल सतीश जी, लोकतंत्र के पर्व में महिला और युवाओं जो मतदाता हैं उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है? क्योंकि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये अगर हम आंकड़ों को भी देखें कि महिला जो मतदाता हैं उनकी भागीदारी मतदान में जो साल दर साल बढ़ती जा रही है, और ऐसे ही युवा जो हैं वो उत्साहित रहते हैं मतदान को लेकर। कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का भी अगर हम देखें कि जो राजनीतिक पंडित जिनको कहा जाता है, या जो पत्रकार हैं वरिष्ठ, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि जिन भी राजनीतिक दलों ने महिलाओं और युवाओं को साध लिया, वो जो है विजय हासिल उनको हो जाती है चुनाव में।
देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही है। सामान्य तौर पे जब हम अगर एक दशक पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले के मतदान के पैटर्न को लगातार आप देखें, मुझे करीब करीब 30 साल चुनाव को कवरेज करते हुए बूथ बूथ मतदान केंद्रों में मैंने बहुत चुनाव का कवरेज किया है। महिलाओं का मतदान का प्रतिशत पुरुषों से कम रहता आया था हमेशा से। जी बिल्कुल। एक तो महिला मतदाताओं की संख्या भी कम होती थी पुरुषों से, और मतदान का जो प्रतिशत था उसमें महिलाओं और पुरुषों के मतदान के प्रतिशत में बहुत गैप होता था। उसकी 3-4 वजह थी। एक तो ये है कि महिलाओं को अलग से कोई एड्रेस ना तो चुनाव आयोग करता था महिला मतदाताओं को, और ना ही राजनीतिक दल महिलाओं को अलग से कुछ बहुत एड्रेस वो करते थे। लेकिन पिछले 2 दशकों में लगातार ये ट्रेंड बदला है। चुनाव आयोग ने भी महिलाओं को केंद्रित एक जो अभी अभियान चलाया कि मतदान का प्रतिशत उनमें बढ़े। जैसे अभी हमने पिंक बूथ वगैरह की बात की, वो महिलाओं को आकर्षित करने के लिए ही है। फिर जब से ईवीएम आया है और सुविधाएं बढ़ी हैं तो मतदान में कम समय लगने लगा, उस वजह से महिलाओं का एक आकर्षण बढ़ा है। और खासकर राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल महिलाओं की योजनाओं पर फोकस करता है, महिलाओं को सीधा लाभार्थी बनाने की कोशिश करता है, भारतीय जनता पार्टी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लगातार आप अगर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सफलता का जो बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं पर प्रभावी अमल है। उसमें वो उज्ज्वला गैस सिलेंडर देने की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में मालिकाना हक महिलाओं को देने की बात हो, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो महिलाओं पर केंद्रित हैं, महिलाओं को लाभ देने वाली हैं, क्योंकि महिला ही किसी परिवार का केंद्र बिंदु होती है। वो बच्चों की माँ के रूप में वो समाज को गढ़ती है, वो घर की सुख सुविधा का ध्यान रखती है। और ऐसा कहा जाता है कि योजनाएं अगर महिलाओं पर केंद्रित बनेंगी, महिलाओं के हाथ में आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर आएगा, तो वो घर ज़्यादा खुशहाल होंगे। और ये हम बहुत होता हुआ सामने देख रहे हैं। इसका रिफ्लेक्शन मतदान के प्रतिशत में भी दिख रहा है। दूसरा, महिलाओं का जो सेक्स रेशियो था, महिलाओं और पुरुषों का जो लिंगानुपात था हमारे देश में, वो सदियों से जो कुरीतियाँ, कुप्रथाएं, एक मान्यता इस तरह की थी कि महिलाओं की संख्या, बच्चियों की संख्या कम होती थी, जन्म दर भी कम थी, फिर उनकी जो शिशु मृत्यु दर थी उसमें महिला बच्चों की मृत्यु बहुत होती थी। वो लगातार कम होता गया है। महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति जो हमारे समाज में चेतना आई है, बेटी बचाओ की बात, उसका भी असर वो अल्टीमेटली आकर मतदान के स्तर पर जाके पड़ता है। और एक बहुत अच्छी बात मैं ये देखता हूँ कि मेरे घर में भी बेटी है, मेरी भी एक ही बेटी है, वो मतदान के दिन वो दादाजी किसे भी कहती है, माताजी से, मम्मी से भी कहती है कि मतदान करना है, वोट डालना है। वो मतदाता नहीं है, लेकिन वो मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल है। लड़कियां ज्यादा जिम्मेदार होती हैं कहा जाता है, तो इसलिए ये एक असल में क्या, बहुत सारी चीजों का एक साथ जो प्रतिफल दिखता है, समाज बदल रहा है, लड़कियों की, महिलाओं के प्रति जो हमारा सोच बदला है, शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है, उसका भी असर मतदान के प्रतिशत में दिखता है। और यूथ का, जैसे मैंने ये कहा कि ये सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार का युग है, तो यूथ का मतदान का प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सोशल मीडिया के अपने खतरे हैं, दुष्प्रचार भी है, गलत चीजें भी बहुत सारी हैं, लेकिन नीर विवेक लोगों में आएगा और देर सबेर लोग इस चीज को समझेंगे कि उसको ताकत के तौर पर कैसे प्रयोग करना है। और सरकार ने भी और चुनाव आयोग ने भी न केवल मोबाइल को बल्कि सोशल मीडिया को जनता के बीच में अच्छी चीजें ले जाने के लिए भी उसका अच्छा इस्तेमाल किया है। मतदान का प्रतिशत में युवाओं और महिलाओं का जो प्रतिशत बढ़ रहा है, उसमें उसका बड़ा योगदान है। पुष्पेन जी, आपसे युवा महिलाओं पर फोकस सतीश जी ने किया है, मैं आपसे युवाओं को लेकर बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में जो युवा मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 से 29 वर्ष के बीच की है, वो 1,52,00,000 हैं। उनकी आबादी अच्छी खासी है। तो सामाजिक जो विषमताओं से भरे जो प्रदेश में युवा मतदाता कितने महत्वपूर्ण और कितना बदलाव ला सकते हैं? देखिए, युवा मतदाता खासतौर पे जो पहली बार के मतदाता होते हैं, मतदान प्रक्रिया से रूबरू होते हैं, उनके लिए यह अनुभव जीवन पर्यंत उनका मार्गदर्शन करता है। पहली बात तो उन्हें ये एहसास होता है कि अब हम राष्ट्र के निर्माण में भागीदार हो गए, हमारे जनप्रतिनिधि है। दूसरे, वो अपने जनप्रतिनिधि से सवाल जवाब करने का हकदार अपने को समझने लगते हैं। तीसरे, उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि अब हमें आने वाले समय में अपने सरकार के कामकाज की समीक्षा करना है। आप जैसा कह रहे हैं, प्रदेश में नहीं, देश के भी अभी जो निर्वाचन आयोग ने आंकड़े जारी किए, उसमें 20 से 29 साल की आयु के लगभग 19.5 करोड़ वोटर्स हैं। आप समझिए कितनी बड़ी है।
कुल जमा 97 करोड़ लोग वोट करेंगे, जिसमें 20 करोड़ लोग वो हैं जो 20 से 29 साल के हैं, एकदम युवा हैं, बिल्कुल। जिनके कंधे पे देश की जिम्मेदारी अभी अभी आई है। जी, ये वो आयु वर्ग है। बिल्कुल। तो ये लोग जब लोकतंत्र के निगहबान बनेंगे, ये लोकतंत्र की निगरानी करेंगे, लोकतंत्र में अपना योगदान देंगे, तो एक नई समाज की रचना होगी, ज़्यादा जिम्मेदार होगी। जैसा आपने कहा कि महिलाएं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं, उसी तरह मैं ये भी मानता हूँ कि आज भारत की युवा पीढ़ी भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है जी, और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत सजग भी है। जी, और आने वाले मतदान में जो अभी आप देखेंगे, जिसका नतीजा 4 जून को आएगा, उसमें आपको इन युवा वोटरों की ताकत का एहसास होगा। बिल्कुल। देश को पता चलेगा कि इन्होंने कितने उत्साह के साथ भाग लिया। हमारा जो निर्वाचन आयोग है, अगली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मैं आग्रह करूंगा निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ये से आंकड़े भी जारी कि करें। ये आंकड़े भी जारी करें कि जो इस 20 से 29 साल के मतदाता थे और जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, जी, जो चाहे युवक हों या युवती हों, इनके अलग अलग आंकड़े मुहैया कराएं, जी, ताकि इन लोगों को उत्साहित महसूस करें ये अपने आप को कि भाई हमने कितना बड़ा काम किया है। बिल्कुल। ये एक महायज्ञ है, ये बिल्कुल। पर्व तो है ही, लेकिन जिसको कहीं एक अनुष्ठान है लोकतंत्र का। जी, जी, इस अनुष्ठान में उनकी भागीदारी उनको आत्मबल प्रदान करेगी और ये जो देश है, इस देश की आत्मा मजबूत होगी। और किसी भी देश का लोकतंत्र मजबूत हो, आत्मा मजबूत हो, तो वो देश अपने आप में उसका भविष्य सुनहरा होता है। जी, तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत बिल्कुल, मानना है। बिल्कुल। सतीश जी, कार्यक्रम का जो समय है अब वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो आपसे एक छोटी सी अपील, प्रदेश के जो मतदाता हैं उनके लिए आने वाले चुनाव में किस तरह से ज़्यादा सहभागिता करें और वोट करें। मेरा आग्रह है हमारे मतदाताओं से, खासकर युवाओं से और महिलाओं से, कि मतदान अवश्य करें। मतदान आपका अधिकार तो है ही, कर्तव्य भी है, और लोकतंत्र की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि 100% मतदान हो, जिससे हम एक अच्छी सरकार चुन सकें, लोकतंत्र में हमारी भागीदारी हम सुनिश्चित कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि हमारे मध्य प्रदेश के सभी मतदाता इस बार 100% मतदान के संकल्प में सरकार का, चुनाव आयोग का और एक तरह से खुद की भागीदारी, खुद का योगदान अवश्य ही देंगे। मुझे ये पूरा 100% यकीन है कि इस बार हम 100% मतदान की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। पुष्पेंद्र जी, आपकी क्या अपील है प्रदेश के मतदाताओं से? मेरी प्रदेश के मतदाताओं से यही अपील है कि इस बार बहुत सारी सुविधाएं और आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदान अब ना पहले जैसा जटिल है, ना उसमें कोई हिंसा या भय के लिए स्थान है। लोभ लालच से तो हमारा चुनाव बहुत दूर चला गया है। तो जब इतना अच्छा मौका है, तो जब आपको सुविधा हो, मतदान के पहले मिनट से लेके मतदान समाप्त होने के 5 कभी भी मिनट पहले करना तक है। अनिवार्य रूप से जाएं, दूसरों को प्रेरित करें। अपने जहां निवास करते हैं उस क्षेत्र में आप जो सहयोग कर सकते हैं लोगों को प्रोत्साहित करने में, वहां करें। मतदान केंद्र में, जैसा कि एक कहावत होती है कि जो अधिकारी है वो शासन द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल। लेकिन आप स्वयं उस लोकतंत्र के हिस्से हैं, तो आप भी मतदान केंद्र पे जो दूसरे मतदाताओं का सहयोग कर सकते हैं, उनको सुविधा दे सकते हैं। कम से कम जो सुविधाएं निर्वाचन आयोग ने उपलब्ध कराई हैं, जिससे कई लोग हिचकते हैं, जी। उनकी जानकारी दे दे अपने अड़ोस पड़ोस में, तो लोगों की हिचक दूर हो जाएगी। मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी और अधिकतम मतदान होगा। मैं तो इस पर्व के लिए सारे जो मतदाता हैं प्रदेश के, उनको बधाई देना चाहूँगा कि मौका आया है, जाइए इस पर्व में भाग लीजिए। आपको शुभकामनाएं। अगले 5 साल के लिए आपको एक बहुत अच्छी सरकार प्राप्त हो और आपका प्रदेश जो है वो फले फूले। इसमें व्यक्तिगत रूप से, जहां से आपने बात की थी कि हर वोट कीमती है, तो वो हर वोट की शुरुआत आपसे ही होती है। बिल्कुल। तो अपने वोट की कीमत समझिए, अपना वोट भी डालिए, अपने परिवार का वोट भी डलवाइए, और जिस तरीके से भी आप समाज को जागरूक कर सकते हैं, इस अवसर का लाभ उठाइए। ये 19 अप्रैल से शुरू होगा यज्ञ, और इसकी आखिरी पूर्णाहुति जो है वो 1 जून को पड़ेगी। 4 जून को इसका अनुष्ठान समाप्त होगा। तो आप लगातार इसमें शामिल रहिए। ये एक सौभाग्य है।
मतदान करना जो है एक जीवन पर्यंत अनुभव होता है। लोग किस्से सुनाते हैं, हमें भी आज कई ऐसे बुजुर्गों से मिलने का मौका मिलता है जो हमें बताते हैं कि 7वें दशक में ऐसे वोट पड़ते थे, 90 के दशक में ये हुआ, फिर ईवीएम आई। ये किस्से हैं। तो आप भी जब जाएंगे ना तो आपके पास भी किस्सों का खजाना आएगा, स्मृतियों का खजाना आएगा। आजकल तो अच्छी बात है, सोशल मीडिया है, उसकी भागीदारी कम से कम एक मतदान केंद्र के बाहर अपनी सेल्फी लेके तो दीजिए ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले, आपका परिवार भी आनंदित हो। तो ये इसमें सपरिवार भागीदारी कीजिए। सबको लोकतंत्र के इस पर्व की बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पन जी आपके लिए भी, और सतीश जी आपने इतना जो व्यस्त समय में से समय निकाल कर हमारे कार्यक्रम में जो है सहभागिता दी और अपना जो इतना महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, अनुभव है, वो लोगों से साझा किए। आपने हमें अपनी बात कहने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में